कि हमें 400 सीटें दे दो, हम संविधान को बदल देंगे। मैं इस धरती से कहना चाहता हूं नगीना की प्रधानमंत्री जी को की तरफ इशारा करते हुए, उनको समझाते हुए, पूरी आरएसएस, पूरी भारतीय जनता पार्टी जितने जोर है लगा लो, जितने जोर है लगा लो। संविधान बदलना तो बहुत दूर की बात है। संविधान की तरफ अगर आंख उठा के भी देखी तो इतिहास नहीं, भूगोल भी बदल के रख देंगे। मेरी बात को आप याद रखना। पिछड़े वर्ग के लोगों में देखा इस लोकसभा में जिस तरह का बल और प्यार मैंने मुस्लिम समाज के लोगों में देखा, जिस तरह का बल और प्यार मैंने किसान समाज के लोगों में देखा, आप विश्वास करो, चाहे मीडिया कुछ भी दिखा दे, हर कोई जानता है कि बिना किसी की मदद के चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी नगीना लोकसभा को 1 लाख वोटों से भी ज्यादा वोटों से जीत रही है। इस बात की खबर सबको है। उत्तर प्रदेश की सियासत में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद के ऐलान के बाद एक बार फिर से सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी को वह चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं और देखा जा रहा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए भी वह कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती खुद बन चुके हैं। लेकिन इस बीच यहां पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती का क्या कुछ फैसला होगा, इस पर भी सभी की नजरें टिक चुकी हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच में। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से दलित वोट बैंक को साधने की, पिछड़े वर्ग को साधने की, मुस्लिम समुदाय को साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं चंद्रशेखर आजाद, जिस वोट बैंक को मायावती एक वक्त साधती हुई नजर आई हैं और उसी वोट बैंक में कहीं ना कहीं सेंधमारी ना सिर्फ बीजेपी कर रही है बल्कि समाजवादी पार्टी भी करती हुई देखी जा रही है। और इस बीच यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरह से आज 15 मार्च को नगीना लोकसभा सीट को लेकर जो दावा किया है, इस बीच यहाँ पर देखा गया है कि नगीना पहुंचकर वह साफ तौर पर अपनी बात रखे हैं। दरअसल आपको बता दें कि आज कांशीराम जी की 90वीं जयंती है और इस खास मौके पर चंद्रशेखर आजाद ने अपनी बात रखी। तो वहीं यह दिन इस वजह से भी उनके लिए खास है क्योंकि आज आजाद समाज पार्टी का स्थापना दिवस भी है और ऐसे में यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी। इस बार उन्होंने मायावती और अखिलेश यादव को चुनौती नहीं दी है बल्कि इस बार उन्होंने बीजेपी को चुनौती दी है। तो सबसे पहले यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद का वो भाषण आपको सुना देते हैं कि कैसे संविधान को बचाने के लिए वह अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। देखिए जरा। जनता पार्टी के एक नेता ने बयान दिया, भाई पानी देना, बयान ये था कि हमें 400 सीटें दे दो, हम संविधान को बदल देंगे। मैं इस धरती से कहना चाहता हूं नगीना की प्रधानमंत्री जी को की तरफ इशारा करते हुए, उनको समझाते हुए, पूरी आरएसएस, पूरी भारतीय जनता पार्टी जितने जोर है लगा लो, जितने जोर है लगा लो। संविधान बदलना तो बहुत दूर की बात है। संविधान की तरफ अगर आंख उठा के भी देखी तो इतिहास नहीं, भूगोल भी बदल के रख देंगे। मेरी बात को आप याद रखना। यह संविधान आरएसएस के लोगों ने कभी पसंद नहीं किया, कभी पसंद नहीं किया। शुरू के दिन से इस संविधान को गलत साबित करने का काम आरएसएस के लोगों ने किया। आज वही लोग बाबा साहब की फोटो लगा के हमारी वोट को अपने पाले में लाने के लिए हमारी बस्तियों में घूम रहे हैं। उनको सावधान रहना है। वो बाबा साहब की फोटो दिखा के और 2 किलो 4 किलो राशन देके हमारे वोट के हथियार को, जो हथियार बाबा साहब दे गए हैं, उस हथियार को अपने पाले में लाने का काम करना चाहेंगे जिससे कि भारतीय संविधान को कमजोर कर सके। क्या आप भारतीय जनता पार्टी की मदद तो नहीं करोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ। अगर आपका रिश्तेदार भी भारतीय जनता पार्टी से आया तो उसकी मदद तो नहीं करोगे? मैं आपको यह कहना चाहता हूं, इस देश में बहुत लंबे समय से हमारा आंदोलन, जो महापुरुषों का आंदोलन चल रहा है, 100 साल से ज्यादा हो गए और 100 साल में हम यहां तक आ पाए हैं। अभी बहुत काम बाकी है, हमें उसको आगे बढ़ाना है। आज हमारे अधिकारी कर्मचारी दफ्तरों में जातिवाद के शिकार होते हैं। कल ही मैंने एक दरोगा का वीडियो देखा जो कह रहा था कि मेरे साथ मेरा अपमान हो रहा है, मुझे जातिगत शोषण सहना पड़ रहा है। यानी कि
इस देश में अभी भी हमारी सामाजिक हैसियत नहीं बदली। मैंने तो लंबे समय से उनको भी कहा कि आप भी हमारे साथ जुड़ जाओ। जब आप हमारे साथ जुड़ जाओगे तो कोई भी अधिकारी कर्मचारी आपका शोषण नहीं कर पाएगा। आज फिर मैं कह रहा हूं SC ST OBC के कर्मचारियों से कि वो जल्दी से हमारे सामाजिक आंदोलन का हिस्सा बन जाए। आपकी तरफ भी हम किसी को आंख उठाने नहीं देंगे, आपके हितों की रक्षा करेंगे। आप ये जानते हैं मैंने हमेशा लड़ाई लड़ी। 16 महीने जेल काटने के बाद जब दिल्ली में गुरुगढ़ ढहा गया तो हमने 66 दिन जेल काटी। फिर जब NRC का आंदोलन हुआ, NRC में सरकार द्वारा जो जुल्म किया जा सकता था उन्होंने किया। फिर हमने जेल काटी और पूरे देश में घूम घूम के शाहीन बाग बना के लोगों को लड़ने के लिए तैयार किया। उसके बाद कोई ऐसा मसला नहीं है, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, चाहे महिला पहलवानों का आंदोलन हो, जिन बेटियों को अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया, सीना ठोक के हमने उन बहन बेटियों के सम्मान में लड़ने का काम किया, तमाम तरह की मुसीबतें सहने का काम किया। आज भी देश में छुआछूत गैर बराबरी है। आप महसूस करो, मटकी छूने पर हत्या, मूछे रखने पर हत्या। अभी आगरा में घोड़ी पे बैठने के आगरा राजधानी है हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वहीं से आते हैं। उसी आगरा में घोड़ी पे बैठने को लेके शेड्यूल कास्ट के लोगों को अपमानित किया गया। उसके साथ साथ अभी मध्य प्रदेश में शिव मंदिर जाने के लिए वाल्मीकि समाज के लोगों को अपमानित करने का काम इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। ये होते कौन है इस देश में? इस देश को बेचने वाले, कोड़ी कोड़ी करके सारे सरकारी उपक्रमों को अडानी अंबानी को बेचने वाले, अडानी अंबानी के गुलाम होते कौन है इस देश को बर्बाद करने वाले? हम अपने देश की रक्षा करना जानते हैं, हम अपने देश को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। आज हमारे बहुत सारे साथी देश भर में मोर्चा लेके खड़े हैं। हम EVM के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड को भी बेनकाब कर रहे हैं। पूरे देश में हमारा संगठन है, हमारी यूनिट है। भाई जावेद भाई, हिजाब भाई, सलीम भाई, CO कल्याण सिंह जी, तमाम हमारे साथी, हिमांशु जी, महक सिंह जी, तमाम हमारे साथी अन्य अन्य प्रदेशों में आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। एक झटके की जरूरत है कि आंदोलन का पटल ऊंचा हो जाए। ये पटल ऊंचा करने की जिम्मेदारी नगीना लोकसभा के लोगों के ऊपर है। अगर नगीना लोकसभा के लोगों ने तय कर लिया तो आंदोलन को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और आंदोलन को कामयाब करने की जिम्मेदारी जब नगीना के लोगों पर है तो नगीना के लोगों को कमर कस लेनी चाहिए। जब नगीना के लोग कमर कस लेंगे फिर कोई मतलब नहीं बैठता कि कोई भी साजिश, कोई भी षड्यंत्र आजाद समाज पार्टी को यहां कामयाब होने से रोक पाए। मैं आपको विश्वास लगा के कहता हूं कि जिस तरह का बल मैंने दलित समाज के लोगों में देखा, जिस तरह का बल और प्यार मैंने पिछड़े वर्ग के लोगों में देखा इस लोकसभा में, जिस तरह का बल और प्यार मैंने मुस्लिम समाज के लोगों में देखा, जिस तरह का बल और प्यार मैंने किसान समाज के लोगों में देखा, आप विश्वास करो, चाहे मीडिया कुछ भी दिखा दे, हर कोई जानता है कि बिना किसी मदद के चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी नगीना लोकसभा को 1 लाख वोटों से भी ज्यादा वोटों से जीत रही है। इस बात की खबर सबको है। आपने सुना कि किस तरह से चंद्रशेखर आजाद यहां पर अपनी बात रखे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि नगीना लोकसभा सीट जिस पर दावेदारी वह करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर एक वक्त समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की, तो वहीं इसके बाद बीजेपी ने जीत हासिल की। इसके बाद देखा गया कि 2019 में बहुजन समाज पार्टी जीत हासिल करती हुई नजर आई, लेकिन गठबंधन से। लेकिन इस बार चंद्रशेखर आजाद क्या नगीना लोकसभा सीट को लेकर जो दावा कर रहे हैं वह यहां से जीत हासिल कर पाएंगे या नहीं? सवाल यहां पर रहेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों से। लेकिन सबसे पहले सवाल यहां पर लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी अमन जी से। चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से आज अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं, उन्होंने संविधान को बचाने की अपनी बात रखी है। साथ ही साथ यहां पर देखा जाए तो बीजेपी को वह चुनौती दे रहे हैं कि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अब की बार 400 के पार, इस नारे को वह बोलते हुए नजर आए हैं। चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो साफ तौर पर चुनौती दे रहे हैं। उनका दावा साफ तौर पर है कि नगीना लोकसभा सीट से ही वह चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल करके भी दिखाएंगे। कैसे देख रहे हैं, क्या वाकई में बीजेपी अगर यहां पर अपने प्रत्याशी को उतार देती है? सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी लिस्ट जारी कर दी है और अपने प्रत्याशी को आगे कर दिया, यानी कि ये साफ हो गया है कि चंद्रशेखर आजाद को लोकसभा सीट तो गठबंधन की तरफ से नहीं मिलेगी।
देखिए बिल्कुल, और आज ज़ाहिर बात है कि 15 मार्च था और हम लोग बात भी कर रहे थे कि आज कुछ बड़ा ऐलान, बड़ा फैसला होने को है, हो सकता है, क्योंकि नगीना में पहले ही जो आज़ाद है उन्होंने अपनी बड़ी रैली को करने का वायदा कर दिया था। आज उन्होंने रैली की भी है, लेकिन जिस तरह से शाम होते होते जो खबर सामने आई प्रांशी, मैं चाहूँगा कि इस खबर पर हम लोग बात करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लिस्ट की बात करें तो बिजनौर से यशवीर सिंह का नाम सामने आता है, सपा की तरफ से जो लिस्ट जारी हुई है, नगीना से मनोज कुमार, मेरठ से भानु प्रताप सिंह, अलीगढ़ से जो पूर्व सांसद विजयन सिंह उनका नाम है, हाथरस से जसबीर वाल्मीकि हैं, लालगंज से दरोगा सरोज का नाम को उम्मीदवार बनाया गया। वहीं एक सीट जो है भदोही वो टीएमसी के लिए छोड़ी गई। लेकिन इस सब में सबसे महत्वपूर्ण अगर सीट की बात की जाए तो हम बात कर सकते हैं नगीना से जो मनोज कुमार को उतारा गया उस सीट की, क्योंकि देखिए यहाँ पर पूरी तरह से माहौल बन चुका था। ऐसा लग रहा था कि आज़ाद जो है नगीना से इंडिया गठबंधन की तरफ से मैदान में उतरने वाले हैं, लेकिन आखिर एन वक्त पर ऐसा क्या हुआ कि जो आज़ाद सब लगभग माना जा रहा था कि इंडिया गठबंधन के अंदर मौजूद हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनके खिलाफ ही इंडिया गठबंधन यहाँ से अपना प्रत्याशी यानी सपा ने अपना प्रत्याशी मनोज कुमार के रूप में उतार दिया है। अब कई तरह के यहाँ पे बवाल होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि क्या आज़ाद पूरी तरह से अब सपा और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आएंगे। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ही जिस तरह से आज़ाद ने मुखर होते हुए कहा था कि अगर अखिलेश यादव या सपा की चलती तो मैं राजनीति में कभी आ ही नहीं पाता। ऐसे तमाम सारी बातें उन्होंने कही। तो क्या ये उसी का नतीजा है जो सपा ने एक तरीके से उनको दरकिनार कर दिया है? अब यहाँ से कई तरह के सवाल उठते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी मायावती ने भी प्रांशी जी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, खामोशी इख्तियार की हुई है, क्योंकि आज माना जा रहा था कि एक बड़ा दिन हो सकता है मायावती के लिए भी, लेकिन वो भी अभी खामोशी धरे हुए बैठी हैं। अब कल, क्योंकि कल 16 मार्च है और ऐसे में लगभग ये माना जा रहा है कल चुनावों का कह सकते हैं ऐलान हो जाएगा, तो क्या उसके बाद कोई सियासी गणित यहाँ से बनता हुआ नजर आएगा? क्योंकि फिलहाल ये तो आप लिस्ट में देख ही सकते हैं कि आज़ाद को एकदम इंडिया गठबंधन ने फिलहाल दरकिनार कर दिया। लेकिन यहाँ पर अगर बात बीजेपी की कर ली जाए मन जी, बीजेपी जिस तरह से अपने पत्ते खोलती हुई नजर आ रही है, तकरीबन 267 उम्मीदवारों के नाम अब तक सामने आ चुके हैं, 400 का पार यहाँ पर आंकड़ा रख लिया है बीजेपी ने। क्या चंद्रशेखर आजाद उस बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे? कभी वह दिल्ली पहुंचते हैं और केंद्र की मोदी सरकार को वह राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर भी चुनौती देते हुए नजर आते हैं। जाहिर बात है, और अगर नगीना सीट की बात करें तो यहाँ पे 21% जो है वैसी वोटर हैं, यानी कि 3 लाख के आसपास जो यहाँ के जो वोटर हैं वो SC समुदाय से आते हैं। इसके अलावा 6 लाख के आसपास या मुस्लिम जो है मतदाता, यानी 15 लाख की आबादी अगर देखा जाए तो उसमें से 9-10 लाख जो है SC या फिर मुस्लिम मतदाता नज़र आते हैं, जो कि कह सकते हैं कि चुनाव में हार जीत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसीलिए सबकी निगाहें नगीना के ऊपर लगी हुई थी कि क्या यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार होने वाले हैं वो आज़ाद होने वाले हैं। आज़ाद उम्मीदवार तो हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने रैली में आज कहा है वो नज़र आता, साथ में बड़े बड़े होर्डिंग शहरों में लगे हुए हैं, पोस्टर लगे हुए हैं। उससे ये माना जा सकता है कि आज़ाद पूरी तरह से लड़ने के मूड में। अब इसमें बीजेपी किस तरह का कदम उठाती हुई नजर आने वाली है? क्या बसपा यहाँ से कोई बड़ा कह सकते हैं ऐलान करती हुई नजर आने वाली? क्योंकि बिजनौर में तो उन्होंने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है, तो क्या यहाँ से अब BSP भी कोई बड़ा ऐलान करेगी या आज़ाद और मायावती यहाँ से मिलकर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? क्योंकि एक अच्छी खासी वोट बैंक है, दलित वोट बैंक कहा जाए यहाँ से, तो अब ये खेल जो है एक बार फिर बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, खासकर सपा और कह सकते हैं कांग्रेस के लिहाज से, क्योंकि जो आज़ाद लगातार भरोसे बैठे हुए थे एक तरीके से सपा और कांग्रेस के, उनको दरकिनार कर दिया गया है। क्योंकि कुछ दिनों पहले आपने देखा भी होगा इंटरव्यू में आज़ाद ने कहा था कि एक तरीके से मुझे भी चलने के लिए कहा था जयंत ने कि आप भी चलिए बीजेपी में, लेकिन मैंने मना कर दिया था। तो क्या यहाँ पर आज़ाद को छला गया है? अब कई तरह के सवाल उठते हुए प्रांची नजर आएंगे। वाकई अब चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से अपने इंटरव्यूज में बातें रखते हुए नजर आए थे, क्या अब चंद्रशेखर आजाद का रुख भी बदलता हुआ नजर आएगा? फिलहाल तो यहाँ पर जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने आज ऐलान किया है, इसके बाद से तो ये तो साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है कि चंद्रशेखर आजाद इस तरह से तो रुकने वाले नहीं है। अगला सवाल यहाँ पर दिनेश से लेना चाहेंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद अपनी बात रख रहे हैं, बीजेपी के लिए आने वाले समय में क्या चंद्रशेखर आजाद एक बड़ी चुनौती बनते हुए नजर आएंगे? बात यहाँ पर नगीना लोकसभा सीट के अलावा कर ली जाए बाकी के अन्य सीटों के बारे में, क्या चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी को आगे बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं जिस तरह से मायावती ने उत्तर प्रदेश की सियासत में अपने वर्चस्व को कायम रखा? देखिए प्रांशी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की विशेष तौर पर बात करें तो 22% के लगभग दलित वोट बैंक है। इसके अलावा करीब 16% मुस्लिम वोट बैंक है पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें। 2024 का लोकसभा चुनाव है, चंद्रशेखर आजाद दलित वोट बैंक के दम पर ही राजनीतिक हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। नगीना सीट से जिस तरीके से समाजवादी पार्टी
पार्टी ने उनको पहले सीट देने का ऐलान किया। अब कहीं ना कहीं उनके जो बयान सामने आए, बगावती बयान सामने आए, अखिलेश यादव के खिलाफ बयान सामने आए, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि नगीना सीट पर अब समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। ऐसे में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं क्योंकि बसपा जो है वो अकेले चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। यदि बसपा अकेले चुनाव लड़ती है, चंद्रशेखर आज़ाद के लिए दलित वोट बैंक विशेष तौर पर उसमें कुछ हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि दो पार्टियों के बीच जब वोट बैंक छिटक जाएगा, बट जाएगा, तो ऐसे में दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं कंपटीशन से बाहर हो जाएंगी और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिल सकता है। हालांकि नगीना सीट पर मुस्लिम बाहुल्य सीट मानी जाती है और समाजवादी पार्टी की कोशिश ये है कि नगीना सीट को अपनी उन हॉट सीट जो हैं उनमें शामिल किया जाए, जिसके आधार के ऊपर आगामी वक्त में जो है मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के साथ साथ वहां से एक उम्मीदवारों को भी जिताया जा सके। दूसरी तरफ देखें, मायावती ने अभी तक ये साफ नहीं किया। आज काशीराम जी की जयंती है और इस पर भी मायावती इससे बड़ी उम्मीदें थी कि कोई बड़ा खुलासा करेंगी, बड़ा ऐलान करेंगी, लेकिन कुछ नहीं होता है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद ये कहते नजर आते हैं कि वोट की ताकत आप मुझे दीजिए, समर्थकों के बीच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो सियासी समीकरण है, यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें तो वो दलित वोट बैंक पर पकड़ बना करके चुनावी आधार जो है हासिल करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं बड़े राजनेता के तौर पर अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर जो दलित वोट बैंक के साथ साथ मायावती के साथ यदि समन्वय नहीं स्थापित हो पाता है तो लोकसभा चुनाव में ये राह आसान नहीं होने वाली है। फिलहाल देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद के लिए ये राह तो बिल्कुल आसान नहीं होने वाली है, लेकिन आने वाले समय में आखिरकार चंद्रशेखर आजाद क्या वाकई में बीजेपी को चुनौती देने में सफल हो पाएंगे? यदि नगीना सीट से यहाँ पर बीजेपी का एक ऐसा प्रत्याशी उतरता है, वैसे तो बीजेपी नए नए चेहरों पर दाव खेल रही है, लेकिन बीजेपी क्या वाकई में नगीना से जीत हासिल करती हुई नजर आई? देखना ये होगा कि अब अखिलेश यादव ने तो यहाँ पर साफ दिखा ही दिया है, जो लिस्ट जारी हुई है उस लिस्ट में सपा के प्रत्याशी को आगे कर दिया गया है, यानी कि नगीना लोकसभा सीट तो चंद्रशेखर आजाद को मिलने वाली नहीं है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद की ये हुंकार केंद्र की मोदी सरकार तक किस तरह से जाती है और कैसे यहां पर मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। बीजेपी की बी टीम बहुजन समाज पार्टी को कहा जा रहा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी भी क्या यहां पर गठबंधन में शामिल होती हुई नजर आएगी? फिलहाल देखा जाए नगीना सीट जो मायावती के लिए भी काफी अहम मानी जाती है और जिस पर अब बीजेपी भी कब्जा करना चाहती है, समाजवादी पार्टी भी। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद किस तरह से बाजी मारते हैं ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।